Hello friends, welcome to the Logical Studies YouTube channel, and I am your friend Advocate Lakshay Chaudhary, and today we will continue our discussion on Indian Constitution, and the topic of our video is Historical Background of Indian Constitution Part 2. तो पार्ट 2 में आज हम पढ़ने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1853. तो इसको शुरू करने से पहले मैं बताता हूँ आपको कि हमने पार्ट 1 में क्या किया था. पार्ट 1 में हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट of 1773 and the Pitt's India Act of 1784. तो पार्ट 1 का जो लिंक है आपको पार्ट 2 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पार्ट 2. तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833, दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया. कैसे, अभी देखते हैं. तो मेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट वर इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. तो यहीं पर रुक जाते हैं. अभी हम इस पूरे पॉइंट को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, लिंक करते हैं इसको ताकि आपको एक बार फिर अच्छे से याद हो जाए. तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में प्रोविज़न दिया गया था कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको डेजिग्नेशन को अपग्रेड किया गया, पावर्स को अपग्रेड किया गया और उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया. और इसी के साथ साथ जो दो दूसरी प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास एंड बॉम्बे, उसको डायरेक्ट कंट्रोल में दे दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के. और जो बंगाल की प्रेसिडेंसी थी उसके कंट्रोल में अब मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी आ गई. तो अगेन इन द चार्टर ऑफ 1833 जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनका डेजिग्नेशन एक बार फिर अपग्रेड हुआ और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए. एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स. और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने के साथ साथ उनको सिविल और मिलिट्री पावर्स भी दे दी गई. Thus, the act created for the first time a government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British India. तो यहाँ पर हमारे पास दो पॉइंट हैं, हम इसको थोड़ा सा दो पॉइंट में पढ़ेंगे, स्प्लिट कर लेते हैं. तो पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बनी जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में पूरी पावर्स, सिविल और मिलिट्री पावर्स वेस्ट कर दी गई, उनको दे दी गई. तो उसके बाद हमें देखने को मिलती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसकी अथॉरिटी है पूरे ब्रिटिश इंडिया पर. अब ब्रिटिश इंडिया का मतलब जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स की टेरिटरी हैं इंडिया में, जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स के पोजीशन हैं इंडिया में. तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो में थोड़ी सी पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही होगी. लोग अभी भी दिवाली के मोड में हैं, तो काइंडली पार्डन मी फॉर दैट नॉइज़. तो चलिए शुरू करते हैं. तो मैंने आपको बताया, ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है कैसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चार्टर 1833 ने अपग्रेड किया, उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया, उनको सिविल और मिलिट्री पावर दी. तो हमें एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखने को मिलती है उसके बाद, जिसका कंट्रोल था पूरे ब्रिटिश इंडिया पर, मतलब जहाँ जहाँ ब्रिटिशर्स के पोजीशंस थे, टेरिटरीज थी. सो दिस इज़ वाई ये पहली लाइन यहाँ पर लिखी है, दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया. सेंट्रलाइजेशन हो गया ब्रिटिश इंडिया में. कैसे हो गया? जैसे मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी और भी जो छोटी छोटी यूनिट्स थी जहाँ पर प्रेसिडेंट और एंड हिज काउंसिल, प्रेसिडेंट और उनकी काउंसिल बैठती थी, वो सब लोग पहले अपने तरीके से काम कर रहे थे. लेकिन जब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस एग्जिस्टेंस में आया है तब से ये सब डायरेक्ट कंट्रोल में हो गए हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के. अब ये कुछ भी अपने तरीके से नहीं कर सकते. इनको कुछ भी करने से पहले, कोई भी रूल, कोई भी लॉ या कोई भी एक्ट करने से पहले, या किसी के खिलाफ, किसी भी नेटिव इंडियन स्टेट या नेटिव किंग के खिलाफ वॉर शुरू करने से पहले इन्हें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की प्रायर परमिशन लेनी पड़ती थी. तो इस तरीके से ये सेंट्रलाइजेशन हो गया. सो माय डियर फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन बनता है कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके ऊपर कि पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे और लास्ट कौन थे. तो पहले थे लॉर्ड विलियम बेंटिक और सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? वॉरेन हेस्टिंग्स. सो नेक्स्ट पॉइंट, it deprived the governor of Bombay and Madras of their legislative powers. Yes, absolutely. जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ऑफिस बन गया है
और सारे डिसीजंस वो लेंगे, लेजिस्लेटिव पावर उनको मिली है और उनकी काउंसिल को मिली है, तो बॉम्बे एंड मद्रास के गवर्नर्स क्या करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स का? तो जो लेजिस्लेटिव पावर थी बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स की, वो उनसे छीन ली गई। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर्स फॉर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। सो जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनको मिलिट्री पावर्स दी, सिविल पावर्स दी, उसके बाद इस एक्ट ने उनको लेजिस्लेटिव पावर्स भी दी कि वो एंटायर ब्रिटिश इंडिया के लिए कोई भी लॉ इनेक्ट कर सकें, रूल पास कर सकें, रूल्स, रेगुलेशन, बाई लॉज, ऑर्डिनेंसेस वो बना सकते थे। और इवन यहाँ तक था कि द गवर्नर जनरल हैव फाइनल से हर लेजिस्लेटिव, मतलब अगर कोई भी मेंबर है काउंसिल का, अगर उसे किसी लॉ के लिए कोई भी प्रपोजल रखना है तो उस प्रपोजल के लिए भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का प्रायर परमिशन चाहिए होता था, प्रायर परमिशन नीडेड थी। और अगर वो परमिशन देते हैं तो भी प्रपोजल वो रखा जाएगा काउंसिल के सामने, अगर नहीं देते हैं तो नहीं रखा जाएगा। तो लास्ट पॉइंट, द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर कॉल्ड एज रेगुलेशंस। तो 1833 से पहले जितने भी लॉज बनते थे, जितने भी एक्ट्स आए हैं, उनमें जितने भी लॉज बनते थे उन सबको हम रेगुलेशन बोलते हैं। लेकिन वाइल लॉ मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एज एक्ट्स, और इस एक्ट के अंडर, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के अंडर जितने भी लॉज बने उन सबको हम एक्ट बोलते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को बाय हार्ट कर लीजिए, आपके एक काफ़ी काम आने वाला है। तो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। So it ended the activities of East India Company as a commercial body, which became purely an administrative body. So my dear friends, my dear legal eagles, in the year 1600 क्वीन एलिजाबेथ एक चार्टर निकालती हैं जिसको हम चार्टर ऑफ 1600 के नाम से जानते हैं। इसको क्वीन एलिजाबेथ ने इशू किया था इन द ईयर 1600, और ईस्ट इंडिया कंपनी एग्जिस्टेंस में आई थी। और इनको कहा गया था, क्या काम था ईस्ट इंडिया कंपनी का जब ये एग्जिस्टेंस में आई? तो उसका केवल एक ही काम था, टू डेवलप ब्रिटिश कमर्शियल इंटरेस्ट इन ओवरसीज कंट्रीज। कि आप जाइए ओवरसीज कंट्रीज में और ब्रिटेन के व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए प्रॉफिट कमाइए, हमें मुनाफा कमा कर दीजिए। तो ये सब 1600 में हुआ था। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप द लॉजिकल स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और वहाँ पर आपको इंडियन लीगल हिस्ट्री से रिलेटेड सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें हमने देखा है कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी है, उसके बाद कितने चार्टर इश्यूज हुए हैं, सूरत में उन्होंने पहली फैक्ट्री एस्टेब्लिश की है, वो सब आपको उसमें वहाँ पर मिलेगा। तो हमारा ये पॉइंट कहता है कि इट एंडेड द एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज कमर्शियल बॉडी विच बिकम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो जिस मकसद को लेके ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हुई थी वो मकसद यहाँ पर आकर ख़त्म हो गया है, और ये जो कमर्शियल बॉडी थी अब ये ख़त्म हो चुकी है, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है। इसका मतलब क्या था कि अब ये शासन करेगी, रूलिंग बॉडी बन गई, अब ये रूल करेगी। और कमर्शियल बॉडी थी, अब इसका व्यापार से कोई भी लेना देना नहीं है, अब ये इंडिया में रूल करेंगे, इंडिया को खूब लूटेंगे और ये ऐश करेंगे। नाउ ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में मत लिखना। It provided that the company's territory in India were held by it in trust of His Majesty and his heirs and successors. तो इस एक्ट ने ये क्लियर किया कि जो कंपनी की टेरिटरी है इंडिया में वर हेल्ड बाय इन इट ट्रस्ट ऑफ हिज मेजेस्टी। हिज मेजेस्टी कौन है? जो किंग था उस वक्त ब्रिटेन का, ये उसके ट्रस्ट में रहेंगी, उसके नाम पर चलेंगी, उसके बाद उसके हेयर्स जो उनकी संतानें होंगी या जो उनके उत्तराधिकारी होंगे उनके नाम पर ये चलती चली जाएंगी। नाउ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन फॉर सिविल सर्विस सर्वेंट्स
and stated that Indians should not be debarred from holding any place, office, and employment under the company. However, this provision was negated after opposition from the court of directors. तो माय डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट को थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना पड़ेगा. अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने जो कंपनी जिस चीज़ के लिए एस्टेब्लिश की थी फॉर द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उसको डेवलप करने के लिए, अब वो तो ख़त्म हो चुका है यहाँ से आते आते. अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है. लेकिन अब ब्रिटिशर्स को पता है कि अगर हमने लोकल नेटिव्स हैं जो इंडिया के, जो लोकल इंडियंस हैं, अगर हमने उनको एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रखा तो इस देश को चलाना मुश्किल हो जाएगा. क्योंकि इंडिया एक ऐसा देश है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कल्चर अलग हैं. तो उनको पता था इस चीज़ का कि इंडियंस को हमें हर हाल में एडमिनिस्ट्रेशन में एक शेयर देना पड़ेगा, उनको शासन में भागीदार बनाना पड़ेगा, तभी हम इंडिया को चला पाएंगे. तो उसके लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में प्रोविज़न दिया गया और कहा गया कि जो इंडियंस हैं उनके लिए ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज जो है, उसमें सिलेक्शन, उस कंपटीशन में वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, एंड स्टेटेड दैट इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस. और भारतीयों को कोई भी प्लेस, ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट कंपनी में करने से कोई भी नहीं रोक सकता. लेकिन हाउएवर दिस प्रोविजन वाज नेगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. सो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे ये लोग? ये गवर्निंग बॉडी थे कंपनी के. तो ये चार्टर जो था ये पास किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि इंडियंस को भी आप शेयर दीजिए, इंडियंस को भी आप कंपनी में क्या कहते हैं, कोई पोस्ट दीजिए, पोजीशन दीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए. लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये नागवार गुजरा कि ये इंडियंस कैसे हमारी बराबर आकर बैठ सकते हैं, ये कैसे इक्वल हो सकते हैं हमसे. तो इन्होंने इस प्रोविज़न को बहिष्कार करा, इस प्रोविज़न का. लेकिन इस एक्ट में ये प्रोविज़न था that it stated that merit should be the basis of employment to government service and not birth. merit ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में था कि merit should be the basis, योग्यता ही आधार होनी चाहिए, should be the basis, and not the birth, color, रिलीजन और रेस. चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये कहा गया, जब उन्होंने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि इंडियंस को भी शेयर दो आप एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियंस को भी सिविल सर्विसेज में उनको इंक्लूड करो, कंपनी में उन्हें कोई पोजीशन दो, प्लेस दो, एम्प्लॉयमेंट दो. कोई भी उस चीज़ को मना नहीं कर सकता. लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उसको मना कर दिया. लेकिन जो लैंग्वेज थी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, उसका था कि मेरिट शुड बी द बेसिस, योग्यता ही आधार होनी चाहिए, ना कि कहाँ पैदा हुआ है, बर्थ कहाँ लिया है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, वो वाइट है या ब्लैक है, उसका रिलीजन क्या है, वो क्रिश्चियन है, हिंदू है, मुस्लिम है, या कौन सी रेस से आता है, कौन सी जाति से आता है. सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ लॉ. इस प्रोविज़न ने मुझे अभी स्ट्राइक किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1. एनी गेसेस? आप में से कोई बता सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का. सो मैं आपसे बेट लगाता हूँ, अगर आप ये वीडियो अभी रोककर उस आर्टिकल को चेक करेंगे. चलिए मैं बता देता हूँ. आर्टिकल 16 सब क्लोज 2. अगर अभी इस वीडियो को आप पॉज करके आर्टिकल 16 सब क्लोज 2 को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये लिंक हो रहा है इससे, और आप अपनी लाइफ में कभी इसको नहीं भूल पाएंगे. क्योंकि अभी आपका यू विश टू नो दैट आर्टिकल 16(2). तो लेकिन मैं पढ़ देता हूँ उसको आपके लिए. नॉट सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी ineligible for or discriminated against in respect of and employment or office under the state. तो आर्टिकल 16(2) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही बात करता है कि किसी भी सिटीजन को रिलीजन के आधार पर, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ
और रेजिडेंस या उनमें से किसी भी एक के आधार पर स्टेट के अंडर या स्टेट से जो स्टेट जॉब हैं स्टेट गवर्नमेंट की उनमें उसके आधार पर उसको मना नहीं किया जा सकता है। रिजर्वेशन इज अ डिफरेंट क्राइटेरिया। तो ऐसे हम लिंक करके पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनी अपकमिंग वीडियोस में, और ऐसे ही हम उसको याद करते रहेंगे। सो माय डियर लीगल ईगल्स, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दैट इज ऑल अबाउट चार्टर ऑफ 1853। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दिस वॉज द लास्ट ऑफ द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 to 1853. It was a significant constitutional landmark. So, बैकग्राउंड में पटाखों का नॉइज है, मैं एक बार फिर उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो फिर भी अभी 2-3 दिन की बात है, तो काइंडली एडजस्ट। सो मेन प्रोविजन ऑफ एक्ट वर, तो ये जो चार्टर सीरीज थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1793 से लेकर 1853 तक जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए थे चार्टर्स, उसमें ये लास्ट था और इसकी अपनी एक सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस है। तो चलिए देखते हैं। इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। तो सबसे पहले क्या था, जो प्रीवियस चार्टर था 1833 में, गवर्नर जनरल को लेजिस्लेटिव पावर दी गई थी, उनको मिलिट्री पावर दी गई थी, सिविल पावर्स दी गई थी। तो चार्टर ऑफ 1853 ने क्या किया, तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी वो सारे काम देख रही थी। तो इसने तो जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे उनको सेपरेट किया। लेजिस्लेटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की काउंसिल कर रही थी उनको इसने सेपरेट किया, अलग अलग किया। इट प्रोवाइड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसलर्स टू द काउंसिल। तो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसमें प्लस 6 न्यू मेंबर्स इंट्रोड्यूस किए गए, जिनको अब हम लेजिस्लेटिव काउंसलर्स के नाम से जानते हैं कि दे विल सी ओनली द लेजिस्लेशन डिपार्टमेंट। सो इन अदर वर्ड्स, it established the separate governor general legislative council which came to be known as Indian Central Legislative Council। तो क्या था, गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल अब एक अलग से बन गई है जिसको बाद में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना गया। नाउ it introduced an open competition system for the selection in the recruitment of civil servants। तो जो इंडियन सिविल सर्विस थी जिसको आज हम आईएएस के नाम से जानते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज का पार्ट है आईएएस आज, तो पहले हम इसको इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या था, तो इसने इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम, एक ओपन कंपटीशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया सबके लिए कि आप आईएएस में अगर सेलेक्ट होना चाहते हैं आइए कंपटीशन में बैठिए, कंपटीशन क्लियर कीजिए और सिलेक्शन ले जाइए। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1853 कि ओपन कंपटीशन कब स्टार्ट किया गया और कौन से एक्ट में स्टार्ट किया गया। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। सो आवर आंसर विल बी चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इस क्वेश्चन को कई बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है, ट्विस्ट करके पूछ लिया जाता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज की बात कब हुई। तो अब इसमें हमें डाउट में नहीं जाना है बिल्कुल भी। तो जो इंडियन सिविल सर्विसेज की बात की गई थी वो बात कब की गई थी और इंडियन सिविल सर्विसेज का कंपटीशन कब स्टार्ट किया गया था। तो कंपटीशन स्टार्ट किया गया था चार्टर एक्ट ऑफ 1853 पे। तो माय डियर लीगल ईगल्स, आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। The covenanted civil service was thrown open to Indians also. Accordingly, the Macaulay Committee, the Committee on Indian Civil Services, was appointed in 1854. So, my dear friend, लॉर्ड मैकॉले का नाम तो आप लोग याद ही कर लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। अगर आप अपना आंसर लिखते वक्त भी लॉर्ड मैकॉले का नाम लिख देंगे 2-3 नंबर तो ये दिलवा ही देगा, टीचर को पता लगेगा भी बच्चा पढ़ के आया। सो 1853
चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने सिविल सर्विसेज को ओपन कर दिया इंडियंस के लिए, और एक मैकॉले कमेटी एस्टेब्लिश की गई इन द ईयर 1854. सो 1854 में मैकॉले कमेटी गेव इंडिया हर फर्स्ट सिविल सर्विसेज. देन अब हम चलते हैं इसी दौरान क्या हुआ, एक और इम्पोर्टेंट चेंज हुआ. 1833 से लेके 1853 तक दो नए प्रोविंस एग्जिस्टेंस में आए. एनी गेसेस? टू न्यू प्रोविंसेस केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड दैट वाज सिंध एंड पंजाब. और 1859 में पंजाब में पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया, एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर. जैसे दिल्ली में बैठता है ना यूनियन टेरिटरी में एलजी, तो ऐसे ही पंजाब में 1859 में पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया. एंड दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ सेपरेट गवर्नर फॉर बंगाल प्रेसिडेंसी. इसने एक प्रोविजन दिया कि बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक सेपरेट गवर्नर अब अपॉइंट कर देना चाहिए, क्योंकि पहले जो गवर्नर थे बंगाल के वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने. उसके बाद फिर अपग्रेड कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने. अब वो पूरा इंडिया का काम देखेंगे या बंगाल का काम देखेंगे, तो इसलिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक नए गवर्नर जनरल का प्रोविज़न इसमें डाला गया. तो नाउ आवर वेरी नेक्स्ट पॉइंट, इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल. इसने कंपनी रूल को बढ़ाया एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज on trust for the British Crown, but it does not specify any particular period unlike the previous charters. वो कंपनी रूल को इन्होंने बढ़ाया और कहा कि जो इंडियन टेरिटरीज हैं ब्रिटिशर्स की, दे विल बी ऑन द ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन, बट इट डज नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड. लेकिन कोई एक इसने पर्टिकुलर पीरियड मेंशन नहीं किया कि ये कब तक रहने वाला है ऐसा. देन वी विल गो फॉर आवर नेक्स्ट पॉइंट. It introduced for the first time local representation in the Indian Central Legislative Council. तो जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, अभी हमने पिछली स्लाइड में उसको किया गया है कि गवर्नर जनरल को it provide for the addition of 6 new members called legislative councillors to the council. अब ये गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया. तो यहाँ पर ये कह रहा है it introduced for the first time local representation in the Indian Central Legislative Council. अब local representation का मतलब क्या है? local representation का मतलब यहाँ पे ये है कि local जो natives हैं अब वो भी पार्ट हो सकते हैं गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल के. बेसिकली क्या था, इंडियंस का भी प्रेशर था और दूसरा ब्रिटेन में बड़े बड़े थिंक टैंकर बैठे थे इन लोगों के. उन्हें पता था कि वी हैव टू लेजिस्लेट एंड दैट टू फॉर इंडिया इन इंडिया इटसेल्फ. तो वहाँ पर एक लोकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि लोग हमारे अगेंस्ट ना हो जाएं और उन लोकल लोगों का चेहरा दिखाकर हम बचे रहें, छुपे रहें उस वेल के पीछे. तो बेसिकली हालांकि करनी तो इनको अपनी मनमानी थी. सो इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल. 4 members were appointed by the local provincial government of Madras, Bombay and Agra. तो अब क्या था, जो 6 मेंबर्स थे उसमें से 4 मेंबर्स अब अपॉइंट होने वाले थे. लोकल प्रोविंस थे जो हमारे पास मद्रास, बॉम्बे और आगरा. 4 members were appointed by the local provincial government. जो मद्रास, बॉम्बे और आगरा में जो लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी उसमें से 4 मेंबर्स चुन के जाने थे गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल में, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और 2 मेंबर्स उनके अपने ही होने थे. तो इस तरीके से एक पूरा कोरम बन गया. मैंने कोरम बताया था आप लोगों को. कोरम का मतलब होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट. तो 6 चाहिए, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट में 4 होंगे लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट से. और वो कहाँ से चुन के आ रहे हैं? वो लोग आ रहे हैं मद्रास, बॉम्बे एंड गोवा. सो माय डियर लीगल ईगल्स, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा. तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. एंड दैट इज ऑल अबाउट. थैंक यू सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अपना कीमती समय देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद.
और अगर आप चाहें तो इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, चाहें क्या कर ही दीजिए। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेते आऊँगा हमेशा। और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे द लॉजिकल स्टडीज़, इंस्टाग्राम वंस अगेन द लॉजिकल स्टडीज़, और जीमेल आईडी है हमारी thelogicalstudies@gmail.com। तो माय डियर फ्रेंड्स, खूब भर भर के कमेंट कीजिए, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा अच्छा बताइए, बुरा लगा बिल्कुल बुरा बताइए, अकॉर्डिंगली उसमें सुधार किया जाएगा, रिफॉर्म किया जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इन एनी केस आप अपनी एलएलबी परस्यू कर रहे हैं या एलएलएम परस्यू कर रहे हैं या किसी भी लॉ के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप बैठे हैं और आपको लगता है कि आपके पास वो पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल नहीं है या आपको कुछ नोट्स चाहिए, एग्ज़ाम आ रहे हैं, या फिर आपको कुछ एडवाइस चाहिए, तो आप निसंकोच होकर टेलीग्राम पे चैनल है मेरा, मुझे कांटेक्ट कीजिए या इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या जीमेल आईडी पे मुझे मेल कर दीजिए। मैं अपना 100% एफर्ट दूंगा आप लोगों को, उसको अब मिलके कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। हालांकि आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह तो तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन इफ़ यू नीड एनी एडवाइस या आप किसी डिलेमा में हैं लेकर अपनी पढ़ाई को या स्ट्रीम को, तो जितना मेरे से बन सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर लीगल ईगल्स, दिस इज़ योर friend Lakshya Chaudhary signing off for the day. See you soon with a new video. Thank you so much. Bye bye and take care.